Very good morning to one and all. I am JBN Muskan Mehta from the Department of Food and Biotech under the Faculty of Education and Methodology. So the topic for today's video lecture is restriction fragment length polymorphism जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RFLP जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. बेसिकली ये एक टेक्निक होती है जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं. ये टेक्निक क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टेक्निक in which organisms may be differentiated by analysis of patterns derived from cleavage of their DNA. अब देखिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. हम इसे नाम से भी याद रख सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हम क्या देख रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफरेंस. देखिए इसमें लिखा भी हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेड डिफरेंस फाउंड अमंग द इंडिविजुअल्स इन मोर देन 1% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन. कोई भी हमारे पास दो डिफरेंट डीएनए है, उनके बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना है तो उसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है जिससे कि हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ polymorphism. Restriction fragment length polymorphism is a technique in which organisms may be differentiated by analysis of patterns derived from the cleavage of their DNA. If two organisms differ in the distance between site of cleavage of a particular restriction endonucleases, the length of fragments produced will differ when the DNA is digested with a restriction enzyme. इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास कोई भी दो डीएनए है. अब दो डीएनए में हमें हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सपोज उसका साइट है GCGC, और हमारे पास दो डीएनए हो सकता है. एक डीएनए में GCGC के 3 साइट्स हो सकता है दूसरे डीएनए में GCGC के 2 साइट्स हो. तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? इससे क्या होगा? दो जो डीएनए होंगे उनके फ्रेगमेंट्स अलग अलग होंगे. The similarity of patterns generated can be used to differentiate species and even strains from one another. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे डीएनए है उनका डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, या जो भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं उनके बीच का डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं. सॉरी. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के. एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी? RFLP can be used in many different settings to accomplish different objectives. RFLP can be used in paternity cases or criminal cases to determine the source of a DNA sample. अब क्या हमें ये पता लगाना है कि अब कभी कभी होता है हमें ये पता लगाना है कि जो हमें क्रिमिनल साइट पे सपोज हम देखते हैं मूवीज में या किसी भी सीरीज में कि किसी का क्रिमिनल जो साइट है वहाँ पे, जो क्राइम साइट है वहाँ पे किसी का हेयर मिला है, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, समथिंग लाइक दैट. तो उसको हम क्या करते हैं? जो भी हमारा सस्पेक्ट होता है उससे मैच करते हैं. तो मैच करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? RFLP यूज करते हैं. दूसरा, पेटर्निटी केसेस हमें पता लगाना है कि जो बच्चा है वो किसी पेरेंट का है या नहीं है. अगर पेरेंट को ही पता लगाना है तो उसके लिए भी हम RFLP का यूज करते हैं. क्या करेंगे? पेरेंट का और बच्चे का डीएनए को कंपेयर करेंगे. RFLP कैन बी यूज डिटरमाइन द डिजीज स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. RFLP से हम क्या कर सकते हैं? किसी का डिजीज स्टेटस भी पता कर सकते हैं. एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस, पर्टिकुलरली नोन म्यूटेशंस. मतलब कोई भी म्यूटेशन अगर है तो उसका पता भी हम लगा सकते हैं. RFLP can be used to measure recombination rates in which can lead to a genetic map with the difference between RFLP loci measured in centimorgans. इसके और हम क्या कर सकते हैं? जो रिकॉम्बिनेशन रेट्स है उनका भी पता लगा सकते हैं. तो ये जो बेसिकली है ये एप्लीकेशंस है RFLP की. रेस्ट्रिक्शन. अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए को जो क्लीव करते हैं, कट करते हैं पर्टिकुलर साइट पे, डेट आर दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी दो तरीके के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस. अब नाम से क्लियर है, एंडोन्यूक्लियसिस मतलब जो डीएनए को बीच में से कट करे, कहीं बीच में किसी साइट पे कट करे, डेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस जो डीएनए के 3' और 5' एंड होते हैं वहां से डीएनए को कट करते हैं, तो डेटा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस. Restriction endonucleases are enzymes that cleave DNA molecule at a specific
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर एंजाइम यूज्ड। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस भी काफी तरह के होते हैं, जैसे हिंद सेकेंड, इको आ रहा है, काफी तरह के होते हैं जिनके अलग अलग साइट्स होते हैं। एंजाइम रिकॉग्निशन साइट्स आर यूजुअली 4 to 6 बेस पेयर्स इन लेंथ। बेसिकली कितनी होती है? 4 to 6 बेस पेयर्स की इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है, और रिकॉग्निशन साइट पे जाकर ही ये डीएनए को कट करते हैं। If molecular differ in nucleotide sequence, fragment of different sizes may be generated. The fragments can be separated by gel electrophoresis. अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोसेस देखते हैं, आरएफएलपी का प्रोसेस क्या होता है। अब थोड़ा सा हम पीसीआर के बारे में देख लेते हैं। पीसीआर क्या होता है? हम सबको पता है, पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे कि हम क्या करते हैं, डीएनए की मिलियन बिलियन कॉपीज बना सकते हैं, जिसमें एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली इस टेक्निक में दो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड दी नेक्स्ट इज पीसीआर टेक्निक इन विच डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर हम इसका प्रोसीजर देखें, तो सबसे पहले जो प्रोसीजर में होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स जो भी डीएनए है, सपोज हमारे पास कोई भी दो स्पीसीज है या कोई भी दो इंडिविजुअल्स का डीएनए, उसको क्या करेंगे हम, उसको एक्सट्रैक्ट, डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे इन वाइट ब्लड सेल्स में से, सलाइवा में से, जो भी सैंपल हमारे पास है उसमें से हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बना लेंगे। कैसे? द प्योरिफाइड डीएनए इज देन कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो भी हमारा डीएनए आएगा, ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है डीएनए, फिर हमने क्या किया, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को डाल दिया, जिससे कि ये किसमें कन्वर्ट हो गए, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। इसमें एक एग्जाम्पल भी, टेक द पैटर्न GC एंड इमेजिन इट अकर्स मोर देन वंस इन द डीएनए, द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स इज यूनिक टू द इंडिविजुअल। सपोज एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन साइट है GC, और अलग अलग डीएनए में अलग अलग बार GC आएगा। सपोज एक डीएनए है जिसमें GC के दो साइट्स है, तो उस डीएनए के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 3 पार्ट्स हो जाएंगे। और अगर किसी कोई डीएनए है जिसमें GC के दो है, तो उसके 5 फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट्स, अलग अलग डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ये देखिए, सपोज ये पर्सन 1 का डीएनए है जिसमें GC के कितने साइट्स हैं, 3 साइट्स है, और जो सेकंड पर्सन है जिसके इसमें GC कितने साइट्स है, 2 साइट्स है। तो इस हिसाब से इसके कितने, इसके 1 2 3 4 5 फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, और इसके 3 फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। पर्सन 1 हैज अ रिपीट सीक्वेंस 3 टाइम्स, while पर्सन 2 हैज इट ट्वाइस। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट बिटवीन द फर्स्ट G एंड द फर्स्ट C। सो इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, आइसोलेशन किया था डीएनए का। आइसोलेशन करने के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जनरेट की। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जनरेट करने के बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक टेक्निक होती है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट have negative charge and can be separated by a technique called gel electrophoresis। जैसे कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus होता है उस पे कैथोड और एनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा जो डीएनए उसको हम नेगेटिव साइड पे लोड करेंगे, तो हमारा डीएनए रन करेगा पॉजिटिव की तरफ, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो छोटा डीएनए होगा वो क्या होगा, ज्यादा रन करेगा, जबकि जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो कम रन करेंगे। इसके बेसिस पे हम हमारे डीएनए के साइज का पता लगा सकते हैं, कौन सा फ्रेगमेंट कितना बड़ा है। द बैंड्स कैन बी विजुअलाइज यूजिंग ल्यूमिनेसेंट डाइज। अब क्या करेंगे हम, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, उसके बाद हम यूवी इल्यूमिनेटर के अंडर एक मशीन होता है जिसमें कि हम क्या देखेंगे, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे लाइट्स ऐसे ग्लो करता हुआ आपको अपना डीएनए दिखेगा। दिस अप्रोच ऑफ डीएनए टाइपिंग रिक्वायर्ड क्वाइट लार्ज सैंपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल ऑर्डर टू ऑब्टेन रीजनेबल रिजल्ट्स। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें फॉरेंसिक एप्लीकेशन में, जैसा कि हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा था, पैटर्निटी केस। पैटर्निटी केस में क्या है, लेट्स यूज आरएफएलपी टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन इफ जैक इज द फादर ऑफ जिल्स चाइल्ड नेम पायल। अब क्या है, जैक एंड जिल दो कपल है जिनकी एक बच्ची है पायल। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का डीएनए को
कंपेयर करेंगे। इधर देखिए जो जैक है उसके 2 बैंड्स आए हैं, जो जिल का डीएनए है उसमें 2 बैंड्स आए हैं, दोनों के डीएनए अलग-अलग हैं। पर जो पायल का डीएनए है उसमें भी 2 बैंड्स आए हैं। अब हम देख रहे हैं पायल का डीएनए जो है वो जैक से मैच कर रहा है पर जिल से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करके देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इनका चाइल्ड है या नहीं है। In this case, it appears that Jack could be the father since Pyle inherited the 12.4 kb fragment from Jill and the 4.3 fragment from the Jack. तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जैक है वो पायल का फादर हो सकता है। देयर आर चांसेस, पर हम श्योर नहीं है। इसके लिए हमें फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। However, it is possible that another man with similar RFLP pattern could be as well as टू बी द क्राइटेरिया सेवरल मोल RFLP लोकाई वुड बी टेस्टेड। इसके लिए हमें आगे टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कंफर्म रिजल्ट्स नहीं आए। अगर हम दूसरा केस देखें तो जैक, जिल और पायल तीनों का डीएनए क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो पायल है वो जैक की डॉटर नहीं है। देखिए, दिस टाइम इट कैन बी डिटरमाइंड दैट जैक इज नॉट द फादर ऑफ पायल सिंस पायल हैज अ बैंड ऑफ अबाउट 6 kb एंड जैक डज नॉट। Therefore, it is very probable that Payal's father is not Jack, though it is possible that Payal carries a new mutation at this locus. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ RFLP इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन डिजीज स्टेट। अब हमने दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कोई भी म्यूटेशन हो उसको भी हम देख सकते हैं RFLP से। कैसे देख सकते हैं, देखिए, म्यूटेशन इन मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम could lead to the increased level of homocysteine in blood and leads to increased risk of thrombosis in these individuals carrying the mutation। तो ये हमारा डीएनए है जिसमें कि म्यूटेशन हुआ है। अब इसमें जो नॉर्मल हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है। इन होमोजाइगस द डीएनए इज लाइक दिस एंड द हेट्रोजाइगस द डीएनए इज लाइक दिस। अगर इन होमोजाइगस फॉर द म्यूटेशन, इन हेट्रोजाइगस फॉर द म्यूटेशन। ये था हमारा RFLP। अब RFLP अगर हम इसको वापस से रिवाइज करें, RFLP का पूरा टेक्निक को रिवाइज कर लेते हैं। RFLP क्या था? RFLP इज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ मॉलिफॉर्मिज्म, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके उनको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं और दो डीएनए के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अब इसमें जो एप्लीकेशंस है वो आपने पढ़ी ली है, पैटर्निटी केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, डिजीज के म्यूटेशन में या रिकॉम्बिनेशन रेट्स देखने में, ये इसकी मेजर एप्लीकेशंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या होते हैं? बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, एंडोन्यूक्लियोसिस एंड एक्सोन्यूक्लियोसिस। एंडोन्यूक्लियोसिस वो होते हैं जो डीएनए को बिटवीन में से कहीं कट करते हैं, वाइल एक्सोन्यूक्लियोसिस वो होते हैं जो डीएनए को एंड्स पे से कट कर सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होते हैं वो भी काफी तरह के होते हैं, जैसे हिम थर्ड इको आ रहा है। और हर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका क्या होता है, एक रिकॉग्निशन साइट होता है, वो अपने रिकॉग्निशन साइट पे ही डीएनए को कट करता है। अब उसके बाद हम देखें पीसीआर। पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे कि हम डीएनए की मिलियन और ट्रिलियन कॉपीज बना सकते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है, प्राइमर्स का यूज होता है, डीएनटीपीस का यूज होता है। सारा रिएक्शन सेटअप करके हम किस में रखते हैं, थर्मोसाइक्लर में। थर्मोसाइक्लर में टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जिसकी स्टेजेस होती है डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो हम जब प्रोसेस करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सैंपल है उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से। उसके बाद हम क्या करते हैं, लैक्टोफोरेसिस करते हैं। लैक्टोफोरेसिस हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे जो फ्रेगमेंट्स है उनका साइज देख सकें कि कौन सा फ्रेगमेंट किस साइज का है। आपका जो एगरोस जेल होता है, जो आपका डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो आपका एगरोस जेल होता है उसके ऊपर आपका डीएनए रन कर सकता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो डीएनए का साइज सबसे छोटा होगा वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा रन करेगा, वाइल जो डीएनए का बैंड सबसे बड़ा होगा वो क्या करेगा, सबसे कम रन करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर है उसके नीचे देखेंगे, देखने के बाद हम उसको कंपेयर करके हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा RFLP का टेक्निक। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।